बेटा ठीक है, बात करते हैं। एक टर्म है एगोनिस्ट। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। एगोनिस्ट क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ ड्रग दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट व्हेन बाइंड टू रिसेप्टर। ठीक है, एगोनिस्ट की मिसाल क्या होगी? जो में फिजियोलॉजी में पढ़ा है आपने, जो आपकी नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, जब हम देते हैं हार्ट पे, इसका ड्रॉप इंस्टिल करते हैं, इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट। तो जो उसकी अंडरलाइन कहानी जो होती है कि जो आपकी एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो भी हो, वो हार्ट पे जाके जो बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं हार्ट पे, उन पे बाइंड करती है। बाइंड करने के बाद हार्ट रेट को इंक्रीज करवाती है। तो हम कहते हैं कि जो आपका एपिनेफ्रिन है, इट इज एगोनिस्ट एट बीटा 1 रिसेप्टर। ठीक, दैट्स फाइन। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। इसी तरह और भी काफ़ी सारी आपके पास एग्जांपल्स होंगी। जो एसिटाइलकोलिन है, वो एगोनिस्ट है निकोटिनिक रिसेप्टर पे एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। इसी तरह जो आपकी एसिटाइलकोलिन है, वो एगोनिस्ट है आपके मस्कुलिनिक रिसेप्टर के ऊपर। उसके बारे में पढ़ाएंगे हम आपको एएनएस में। अगली जो चीज़ है वो टर्म है पार्शियल एगोनिस्ट। पहले हम पढ़ चुके हैं, एक होता है एगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट वो ड्रग है जो काम करवाती है, लेमन टर्म में हम कह सकते हैं उसको, दैट प्रोड्यूस इफेक्ट। ठीक है, और एंटागोनिस्ट वो है, वो ड्रग है जो कि काम नहीं होने देती। एंटागोनिस्ट के बारे में हम मुकम्मल पढ़ चुके हैं। एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन क्या है, उसके जो टिपिकल फीचर्स होते हैं, उसके पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं, और उनकी जो वैरायटी है एंटागोनिस्ट की, उनके बारे में मुकम्मल बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे एगोनिस्ट की टाइप्स या वैरायटी के बारे में। एक होता है फुल एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट वो होता है अ ड्रग दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट व्हेन बाइंड टू रिसेप्टर, उसको हम फुल एगोनिस्ट कहते हैं। एक होता है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होगा, इसमें उसकी टर्म जाहिर करती है कि अपने खुद बोलती है अपने बारे में। इट्स अ ड्रग दैट इज एगोनिस्ट दैट प्रोड्यूस पार्शियल इफेक्ट। इट इज डिफाइंड एज partial agonists produce sub-maximum effect when bind to receptor, even it has covered all the receptors in the system. ठीक है, एक बात। दूसरी बात, partial agonists act as antagonist in the presence of full agonist। ठीक है, तो याद रखें जो टर्म है पार्शियल एगोनिस्ट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो ड्रग जो एगोनिस्ट तो है, बट इट कांट प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट। इट ऑलवेज प्रोड्यूस सब मैक्सिमम इफेक्ट। चाहे आप इसकी डोज डबल ट्रिपल 100 टाइम बढ़ा भी देंगे आप, तब भी मैक्सिमम इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा पार्शियल एगोनिस्ट से। एक बात। सेकंड पॉइंट जिसको, और सेकंड पॉइंट जो कि बड़ा ही डिस्टिंक्टिव है इसके लिए, वो है इट एक्ट एज एंटागोनिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फुल एगोनिस्ट। तो जब भी आपसे डेफिनेशन होगी पार्शियल एगोनिस्ट की, ये दो पॉइंट आपने उसमें बयान करने हैं। नंबर 1, इट एक्ट एज एगोनिस्ट बट इट कांट प्रोड्यूस मैक्सिमल इफेक्ट। इट ऑलवेज प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट even when all the receptors are covered or saturated. Second, it acts as antagonist in the presence of full agonist. ठीक, चलो अगली एक और टर्म है एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स, एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स। हमने पहले तो बात की थी एगोनिस्ट क्या होता है, ठीक। फिर हमने बात की थी कि एंटागोनिस्ट क्या होता है, पहले बात हो चुकी है। फिर हमने एगोनिस्ट में बात की थी कि एक पार्शियल एगोनिस्ट भी होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा हमारे पास एक होते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, एक होते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स। इनकी बात करेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम शो की गई है।
इसके अंदर ये ड्रग है हमारे पास, नंबर 2 वी हैव रिसेप्टर, नंबर 3 इफेक्टर्स। अगर आपको याद हो हमने जब बात की थी तो यही होता है कि ड्रग आती है, इट बाइंड्स टू रिसेप्टर एंड एक्टिवेट द इफेक्टर। ठीक, यही 3 चीज़ें होती हैं जो कि सारा सिस्टम चला रही होती हैं सेल के अंदर। इन्हीं की बेस पे हम पोटेंसी एफिकेसी को डिस्क्राइब करते हैं। एगोनिस्ट क्या होता है? इट इज़ अ ड्रग आर लाइगेंड दैट बाइंड ऑन द रिसेप्टर एट अ टिपिकल साइट। हर एगोनिस्ट की, हर लाइगेंड की, हर ड्रग की एक टिपिकल साइट होती है रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, उसको हम बाइंडिंग साइट कहते हैं। फर्ज करें अगर ये एगोनिस्ट जो है ये एपिनेफ्रीन है तो इसकी टिपिकल साइट होगी, टिपिकल जगह बनी होगी रिसेप्टर के ऊपर जहाँ पे आगे बाइंड करेगा। एक बात, दूसरी बात, और जो आपका रिसेप्टर है इसके ऊपर और मॉलिक्यूल्स भी आके अटैच हो सकते हैं। हर बाइंडिंग मॉलिक्यूल की अपनी टिपिकल साइट होगी। ठीक, एक बात, जो भी एगोनिस्ट आएगा उसकी टिपिकल अपनी टिपिकल साइट पे आके इस रिसेप्टर के ऊपर मुख्तलिफ बाइंडिंग साइट्स होती हैं मुख्तलिफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के लिए, मुख्तलिफ लाइगेंड्स के लिए। हर लाइगेंड अपनी टिपिकल बाइंडिंग साइट पे लोकेटेड एट द रिसेप्टर बाइंड करेगा। अच्छा, जो जब भी एगोनिस्ट बाइंड करेगा तो जो आपका लाइगेंड और जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा वो एक्टिवेट करेगा रिसेप्टर इफेक्टर को। ठीक, और उसके बाद आगे इफेक्ट शुरू हो जाएगा। दूसरा होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या करता है? इट आल्सो बाइंड टू द बाइंडिंग साइट ऑन द रिसेप्टर, बाइंड कर गया, एंटागोनिस्ट और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन गया। बनने के बाद होता क्या है? इट डू नॉट एक्टिवेट इफेक्टर, इट डू नॉट प्रोड्यूस इफेक्ट। क्या करता है जो जो आपका एंटागोनिस्ट होता है जिसको हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कहते हैं, आता है, ऑक्यूपाई कर लेता है बाइंडिंग साइट को। उससे क्या होता है कि जब एगोनिस्ट आएगा उसको जगह नहीं मिलती बाइंड होने के लिए। ठीक है, उससे क्या होता है? एगोनिस्ट को जगह नहीं मिलेगी, इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, याद रहे एंटागोनिस्ट डू नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। ठीक, एंटागोनिस्ट जो होते हैं हमारे पास वो सिर्फ एगोनिस्ट की बाइंडिंग साइट को तो काबू कर लेते हैं। उसकी जो सीट होती है जहाँ पे बैठ के एगोनिस्ट ने काम करना होता है वो सीट को काबू कर लेते हैं। इसलिए एगोनिस्ट सिस्टम के अंदर फारिग फिरता रहता है, कोई काम नहीं कर पाता, कोई इफेक्ट शो नहीं कर पाता। तो याद रहे जो एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट जब भी आता है बाइंड टू रिसेप्टर साइट और उससे कॉम्प्लेक्स बनता है एगोनिस्ट प्लस रिसेप्टर का, जिसको हम ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स है ये आगे एक्टिवेट करता है इफेक्टर्स को एंड प्रोड्यूस इफेक्ट। जबकि जो आपका एंटागोनिस्ट होता है इट्स जस्ट मियरली ऑक्यूपाई द बाइंडिंग साइट, वन थिंग, एंड मेक अ कॉम्प्लेक्स बिटवीन एंटागोनिस्ट एंड रिसेप्टर, बस, इफेक्टर को एक्टिवेट नहीं करता। ठीक है जी, ये फर्क होता है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का। अच्छा, इसके अलावा होता क्या है कि हमारे पास एक और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम एलोस्टेरिक एक्टिवेटर या एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स कहते हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड होते हैं दैट बाइंड ऑन द रिसेप्टर एट देयर ओन बाइंडिंग साइट। ठीक है, दे में इनहांस द इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट और दे में रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट। ठीक है, ये आपका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। इट बाइंड टू द रिसेप्टर एट इट्स ओन टिपिकल बाइंडिंग साइट, यहाँ बाइंड करेगा और इन्हांस करेगा इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट, तो इसे कहेंगे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। ठीक, एक बात, और अगर जो आपका एलोस्टेरिक है वो बाइंड करता है रिसेप्टर के ऊपर एट इट्स ओन टिपिकल बाइंडिंग साइट, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट बाय इट्स ओन मैकेनिज्म, इसे कहेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिटर। ठीक है जी, तो ये दो और वैरायटियां हमारे पास ऐड हो गई। एगोनिस्ट था, उसकी एक सब टाइप थी फुल एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट। इसी तरह हमारे पास एक एलोस्टेरिक एक्टिवेटर और एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स भी होते हैं। ठीक है जी, अच्छा, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए।
तो बेटा इस बारे में कोई सवाल बच्चों आपके जहन में, तो क्यूरी हो आपके? व्हाट इज रिसेप्टर? हम सारी बात करते आ रहे हैं कि एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, दे बाइंड टू रिसेप्टर, फिर जो कॉम्प्लेक्स बनता है इनका, दे एक्टिवेट द इफेक्टर एंड सो ऑन. बट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज रिसेप्टर? It is a specific molecule in a system. Second, drug interact with the receptor and produce change in function of system. Drug receptor interaction is fundamental event to initiate the action of drug. ठीक, ये तीन फीचर हैं रिसेप्टर के. The receptor must be selective in a ligand binding, so it only responds to specific chemical signal, not other meaningless signals. नंबर 2, it must be modifiable so that when ligand bind to receptor, it produce change in the system. तीसरी बात, जो रिसेप्टर साइट है या बाइंडिंग साइट है, it is a site on a receptor where ligand binds. Each ligand had its own receptor site या हम कह सकते हैं बाइंडिंग साइट. अच्छा, एक और जो डेफिनेशन है रिसेप्टर की वो है, द कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर ऑर्गेनिज्म दैट इंटरैक्ट विद द ड्रग एंड इनिशिएट द चेन ऑफ इवेंट लीडिंग टू ड्रग ऑब्जर्व्ड इफेक्ट. सेकंड डेफिनेशन है कपलिंग क्या होती है, द ट्रांसडक्शन प्रोसेस दैट लिंक्स ड्रग ऑक्यूपेंसी ऑफ रिसेप्टर एंड फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स इज ऑफन टर्म्ड एज कपलिंग. ठीक, ये कुछ डेफिनेशन है उनकी ये. ठीक, अगली हम बात करेंगे व्हाट इज स्पेयर रिसेप्टर. रिसेप्टर हो गया, ठीक, हमने उसके सारे फीचर पढ़ लिए रिसेप्टर के, उनकी बाइंडिंग साइट के बारे में पढ़ लिया और उसकी जो उसकी स्पेसिफिसिटी होती है बाइंडिंग साइट की वो पढ़ ली हमने. अब बात करते हैं, एक होता है स्पेयर रिसेप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट है ये. Spare receptor said to exist if maximum drug response is obtained at less than maximum occupation of receptors. ठीक, सुन लें, इसके बाद में सारा एक्सप्लेन करूंगा. It is estimated by the comparing KD and EC50. If KD is more than EC50, it means that the system contains spare receptor. अब बात करते हैं. अच्छा, हमने ये जो ग्राफ पहले देखा होगा इस तरह का, इसमें हमने एक्स एक्सिस पे हमने ड्रग का लेवल्स लिए थे, ठीक है, और वाई पे हमने ड्रग का इफेक्ट लिया था. फिर हमने इनके दरमियान में एक ग्राफ बनाया जिसे हमने हाइपरबोलिक कर्व बन गया था. वहाँ पे हमने सारी, जब हमने बात की थी डोज रिस्पॉन्स कर्व्स के बारे में, वहाँ पे हमने टर्म यूज़ की थी EC50 की, कि ये वो कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग की एट विच 50% ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट इज गेन्ड. ठीक है, इसी को देखते हुए हमने एक और टर्म वहाँ पे बात की थी, वो था KD. ठीक है, KD बेसिकली रिसेप्टर की एफिनिटी होती है किसी भी ड्रग के लिए, किसी भी लाइगेंड के लिए. ठीक, और हम कहते हैं ये भी बिल्कुल उसी वजन के ऊपर है जिस तरह EC50 था. EC50 का मतलब था द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन at which 50% of maximum effect is produced. ये था EC50. जो KD है ये भी वही ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है at which the half of the maximum या 50% of maximum binding is occupied. बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाए रिसेप्टर की. जो EC है वो लिंक करता है इफेक्ट से, ड्रग का वो लेवल जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. दो चीजें हैं, E फॉर इफेक्ट, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन. जो KD है बेसिकली ये शो करता है रिसेप्टर की बाइंडिंग को. ठीक है, ड्रग की वो कॉन्सेंट्रेशन जिसके ऊपर जो आधी बाइंडिंग साइट हैं आपके रिसेप्टर्स की या आधे रिसेप्टर हैं आपके, वो मैक्सिमम से वो ऑक्यूपाई हो जाएं, उसको हम KD कहेंगे.
ठीक है। तो अगर KD की वैल्यू ज़्यादा होगी इसी से, तो इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर जो स्पेयर रिसेप्टर्स हैं वो मौजूद हैं। ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा जी, अगली बात है कि अगर नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ज़्यादा हों नंबर ऑफ इफेक्टर्स से, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर जो स्पेयर रिसेप्टर हैं वो अपना काम कर रहा है। इसी तरह जो आपका ड्यूरेशन है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन का, वो कम हो देन ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टर एक्टिवेशन। ठीक है, तो ये भी एक्सप्लेन करता है कि फंक्शनिंग ऑफ स्पेयर रिसेप्टर को। अगर आपको याद हो, जब हमने बात की थी जी प्रोटीन्स के बारे में, हमें 3 चीज़ें हमारे पास थी। एक हमारे पास होता था ड्रग होती थी हमारे पास, ठीक है। सेकंड में होता हमारे पास होता था रिसेप्टर, थर्ड में होता था इफेक्टर। ठीक है, इन तीनों के मिलने से कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस, इन तीनों के एक्टिवेशन से, काम करने से सारे इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ज़्यादा हों और नंबर ऑफ इफेक्टर थोड़े हों, ठीक है, नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ज़्यादा हों और इफेक्टर जो हैं, जो साइक्लिक जो आपका एडिनाइल साइक्लिक एंजाइम था, वो थोड़े हों, तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम के अंदर स्पेयर रिसेप्टर मौजूद हैं। एक बात। दूसरी बात ये थी कि जो आपका ड्यूरेशन है ड्रग रिसेप्टर एक्टिवेशन का, ठीक है, वो कम हो देन द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिवेशन या फंक्शनिंग ऑफ इफेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर स्पेयर रिसेप्टर मौजूद हैं, अपना काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलें। तो अगली हम बात करते हैं एक रिसेप्टर फॉर्म्स के बारे में। बेसिकली हमने बात की थी एगोनिस्ट की। वहाँ हमने बात की कि एगोनिस्ट वो चीज़ है, वो लाइगेंड है जो बाइंड करता है आपके रिसेप्टर पे, ठीक है, ऑन टिपिकल या स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट। फिर हमने बात की एंटागोनिस्ट की। हमने कहा कि एंटागोनिस्ट वो है जो कि एगोनिस्ट की बाइंडिंग साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है और एगोनिस्ट बेचारा को जगह नहीं मिलती बैठने की, वो काम नहीं कर पाता। ठीक है, फिर हमने बात की थी पार्शियल एगोनिस्ट की, कि ये एगोनिस्ट की वो वैरायटी है जो कि सब मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और इसका एक एक्स्ट्रा टिपिकल फीचर है कि जब फुल एक सिस्टम में फुल एगोनिस्ट भी हो, पार्शियल एगोनिस्ट भी हो, जो पार्शियल एगोनिस्ट है इट विल बिहेव एज अ एंटागोनिस्ट। ठीक है, फिर आपने एक और टर्म सुनी हो शायद, वो होती है इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है, पहले इसकी बात नहीं हुई, इसकी बात करेंगे। तो जो इनकी सारी फंक्शनिंग थी, जो हमने पहले थ्योरियां पेश की हैं, वो सारी बातें रिसेप्टर बेस्ड थी। अब एक नई थ्योरी आई है इनके हवाले से, जिसमें कि हम रिसेप्टर की ही कुछ चेंज फॉर्म है उनके बारे में बात करते हैं। जो डायग्राम सामने शो हो रही है आपके, ये वाली, तो देखें ज़रा। ये आपका एक हमने एक्सिस लिया है, ये इसका एक्स एक्सिस है, इसमें हमने डोज दी, ड्रग की डोज दी, इसका लॉग ले लिया। नो नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग। नंबर तो हमने उसका रिस्पॉन्स देखा ड्रग का, या इफेक्ट देखा हमने। ड्रग ये आप कह सकते हैं एक ग्राफ है बिटवीन डोज वर्सेस इफेक्ट या डोज वर्सेस रिस्पॉन्स। ठीक, ओके, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें हमारे पास 4 किस्म के इफेक्ट आए हैं। नंबर 1, हमने फुल एगोनिस्ट दिया, उसकी हमने डोज बढ़ाई, तो जो इफेक्ट था ड्रग का वो इन्हांस हो गया, इंक्रीज हो गया, रिस्पॉन्स बढ़ गया, ग्राफ ऊपर चला गया। फिर हमने पार्शियल एगोनिस्ट, हमने जो उसके बाद हमने दोबारा नया सिस्टम लिया, हमने इसमें पार्शियल एगोनिस्ट ऐड किया। एज बाय डेफिनेशन द पार्शियल एगोनिस्ट कुड नॉट प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट। तो जो ये वाली लाइन है, इट रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ या रिस्पॉन्स ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट। सेकंड, फिर हमने जो आपका टिपिकल एंटागोनिस्ट होता है,
हमने बात की थी, एंटागोनिस्ट इज अ ड्रग और लाइगेंड दैट ऑक्यूपाई द बाइंडिंग साइट। ठीक है, हमने उसकी बात की। तो हमने एक सिस्टम के अंदर एंटागोनिस्ट ऐड किया, तो उस सिर्फ हमने सिर्फ एंटागोनिस्ट ऐड किया, कोई एगोनिस्ट ऐड नहीं किया, तो सिस्टम के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। एंटागोनिस्ट डू नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। रिमेंबर, एंटागोनिस्ट डू नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता एंटागोनिस्ट, सिर्फ एगोनिस्ट को रोक लेता है कि अगर एगोनिस्ट कहीं कभी भी आए तो एंटागोनिस्ट उसको काम नहीं करने देता। ये सिंपल थ्योरी इसकी। हमने सिस्टम के अंदर एंटागोनिस्ट ऐड किया, तो उससे क्या हुआ, जो इफेक्ट था कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ, वहीं जो का त्यों रहा। फिर हमने एक और ड्रग ली, दैट इज कॉल्ड इनवर्स एगोनिस्ट। जब हमने वो दी तो उससे क्या हुआ कि जो इफेक्ट, जो इनवर्स एगोनिस्ट था उसने जो इफेक्ट था वो नीचे ले गया। इतना नीचे हो गया कि जब सिस्टम के अंदर एगोनिस्ट मौजूद नहीं भी होता तब भी हल्की सी एगोनिस्ट एक्टिविटी चल रही होती है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। किसी भी सिस्टम के अंदर अगर एगोनिस्ट ना भी हो तब भी हल्की सी एगोनिस्ट एक्टिविटी चलती रहती है, इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी। जब हमने इनवर्स एगोनिस्ट ऐड किया, कोई ड्रग हमने ली दैट वाज इनवर्स एगोनिस्ट, जब हमने वो ऐड की तो इनवर्स एगोनिस्ट ने जो एक टिपिकल, जो एक एगोनिस्ट लाइक एक्टिविटी होती है दैट एग्जिस्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट, उसको भी बंद कर दिया। ठीक है, उसे हमने लेबल कर दिया एज अ इनवर्स एगोनिस्ट। तो ये हमारे पास 4-5 तरह के मुख्तलिफ इफेक्ट ड्रग्स और उनके इफेक्ट आ गए। अब हम इनको एक नई थ्योरी की बुनियाद पर एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा छोटा, इसको देख के आपने परेशान नहीं होना, जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, और जो इसके ऊपर RARI और RADA, RIDA, इसको देख के आपने परेशान नहीं होना आपने, इसको हम आराम से बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, तो थ्योरी ये है, वो कहते हैं कि दो रिसेप्टर्स जो होते हैं दे एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स और इन टू स्टेट्स, या आप कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो रिसेप्टर्स हैं दे एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स में, टू स्टेट्स कह लें, कॉन्फ़िगरेशन कह लें उसकी, तो कौन सी हैं? जो रिसेप्टर या तो एक्टिव फॉर्म के अंदर होगा RA, या वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होगा RI। ठीक है, किसी भी सिस्टम में रिसेप्टर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, RA और RI, और हर सिस्टम में दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक, एक बात। अगली बात, ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर एगोनिस्ट ना भी हो, तो सिस्टम है उसमें कोई ड्रग नहीं है, ना एगोनिस्ट है ना एंटागोनिस्ट, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी सिस्टम के अंदर जो RA फॉर्म होती है रिसेप्टर की, वो थोड़ी सी डोमिनेट करती है, और एक्टिव फॉर्म जो है RA एक्टिव फॉर्म है वो थोड़ी सी डोमिनेट करती है, और एक स्मॉल एगोनिस्ट लाइक इफेक्ट रहता है। सिस्टम में एगोनिस्ट कोई नहीं है, उसके बावजूद एगोनिस्ट लाइक इफेक्ट सिस्टम में मौजूद रहता है इन द एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी। क्यों रहता है? इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द सिस्टम कंटेन अ पूल ऑफ RA फॉर्म्स ऑफ रिसेप्टर। ठीक, सिस्टम में दोनों फॉर्म्स होती हैं, RA फॉर्म भी होती है, RI फॉर्म भी होती है। जो RA फॉर्म होती है थोड़ी सी डोमिनेट कर रही होती है, दैट इज वाई अ सिस्टम ऑलवेज हैज a physiological agonist like activity even in the absence of agonist, and this activity is called constitutive activity, ये वाली। ठीक है, ये हुआ क्या, जब हमने देखा, जब हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया बिटवीन ड्रग और इफेक्ट के बारे में, तो हमने देखा कि हमने कोई ड्रग ऐड नहीं की, उसके बावजूद भी इफेक्ट जो था जीरो नहीं था, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा, जीरो से जरा ऊपर था। तो हमने कहा कि हमने ना एगोनिस्ट ऐड किया है, ना एंटागोनिस्ट ऐड किया, ना हमने कोई और ड्रग ऐड की, फिर भी हल्का सा इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी। यू कैन से अ इफेक्ट that is just like agonist like effect even in the absence of agonist, it is called
कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी। रीजन हमने क्या बयान की कि नॉर्मली जो रिसेप्टर होते हैं वो RA फॉर्म के अंदर होते हैं और RI फॉर्म के अंदर होते हैं। तो इस लेवल के ऊपर सिस्टम में जो RA फॉर्म होती है, एक्टिव फॉर्म होती है, और डोमिनेट कर रही होती है RI फॉर्म को। दैट इज वाई सिस्टम ऑलवेज प्रोड्यूस सम एगोनिस्ट लाइक एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट। ठीक है जी, ये तो आपकी हो गई एक चीज एक्सप्लेन। अगली बात करते हैं एगोनिस्ट। जो थ्योरी है हमारे पास RA और RI फॉर्म्स की, according to that agonist is a drug that have much higher affinity for RA form, active form of receptor. Whenever we give agonist to the system, it bind to receptor, ठीक है, shift a large proportion of receptor into RA form. We have said that there are two form of receptor, RA form and RI form. जब हम agonist देंगे तो जो agonist है it bind to receptors, one thing. Number two, it will shift the receptor in a large number of receptor into RA form, active form, D for drug. जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ड्रग का और रिसेप्टर का, उसके अंदर जो ड्रग है वो शिफ्ट कर देगी आपके रिसेप्टर को एक्टिव फॉर्म में। ठीक। थर्ड पे इट स्टेबलाइजेज द एक्टिव रिसेप्टर फॉर्म। अच्छा, उससे क्या होता है कि जो ओवरऑल सिस्टम के अंदर हमने कहा था शुरू में, हर सिस्टम में दो फॉर्म्स होती हैं, एक्टिव फॉर्म ऑफ रिसेप्टर, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रिसेप्टर। हमने एगोनिस्ट ऐड किया, एगोनिस्ट ने क्या किया, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ रिसेप्टर थी उनका लेवल बढ़ा दिया। ठीक है, उनका लेवल बढ़ा दिया तो उससे क्या है, उससे अल्टीमेटली एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक, ये डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है एगोनिस्ट की विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यू थ्योरी। अगली बात है फुल एगोनिस्ट की। यहाँ पे देखें, जब हमने फुल एगोनिस्ट ऐड किया, ठीक है, सिस्टम के अंदर, जब ऐड नहीं किया था सिस्टम में, दोनों हमारे पास फॉर्म थी, RA फॉर्म भी थी, RI फॉर्म भी थी। हमने फुल एगोनिस्ट ऐड किया, उसने दोनों फॉर्म्स को बाइंड कर लिया। बाइंड करने के बाद उसने तमाम की तमाम जो आपके रिसेप्टर थे RA या RI फॉर्म में, उन सबको शिफ्ट कर दिया एक्टिव फॉर्म के अंदर। ठीक है, शिफ्ट कर दिया, उसके बाद उसको स्टेबलाइज किया। अच्छा, जब वो स्टेबलाइज हो गए, देन दे प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट, क्योंकि सिस्टम के अंदर RI फॉर्म ना होने के बराबर थी। दैट इज व्हाई द फुल एगोनिस्ट प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं पार्शियल एगोनिस्ट के बारे में। ठीक है, पर जो पार्शियल एगोनिस्ट होता है, इट आल्सो हैज अफिनिटी फॉर RA फॉर्म। ठीक है, वन थिंग, इट आल्सो बाइंड टू रिसेप्टर। ठीक है, इट शिफ्ट मैनी रिसेप्टर इनटू RA फॉर्म। जो RAD है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है ड्रग का और रिसेप्टर का, शिफ्ट करता है। मसला ये होता है, जो पार्शियल एगोनिस्ट है, इट कुड नॉट स्टेबलाइज, ये स्टेबलाइज नहीं कर पाता RA फॉर्म को। ठीक है, उससे होता क्या है कि सिस्टम के अंदर जो लेवल है RA वर्सेस RI का, वो उसमें कोई RA इतने खास डोमिनेट नहीं करते, थोड़े से डोमिनेट होते हैं। जो इफेक्ट आता है वो मैक्सिमम नहीं आता हमारे पास। ठीक, ये सिस्टम था, हमने इसमें पार्शियल एगोनिस्ट ऐड किया। उससे क्या हुआ, पार्शियल एगोनिस्ट ने तो जब हमने ऐड किया, तो सिस्टम के हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर, दो तरह की फॉर्म्स थी रिसेप्टर की, RA और RI। जो हमने पार्शियल एगोनिस्ट ऐड किया, उसने इनको कन्वर्ट कर दिया फॉर्म्स को RA फॉर्म के अंदर। मसला यह हुआ कि जो आपकी पार्शियल एगोनिस्ट था आपका, इट कांट स्टेबलाइज RA फॉर्म, उनको वो स्टेबलाइज नहीं कर पाता। उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो आपके रिसेप्टर थे, दे कन्वर्ट बैक टू RI फॉर्म। और सिस्टम के अंदर जो आपके RA फॉर्म होती है वो भी रहती है, RI फॉर्म वो भी रहती है। हाँ, ये ज़रूर है, जो RA फॉर्म होती है, एक्टिव फॉर्म होती है, उसका लेवल ज़रा बढ़ जाता है तो थोड़ा सा इफेक्ट आता है पार्शियल एगोनिस्ट का, बट दिस इफेक्ट इज नॉट मैक्सिमम, इट इज सब मैक्सिमम। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन थी द वर्किंग ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट।
फिर हम थर्ड की बात करते हैं, दैट इज न्यूट्रल एंटागोनिस्ट। जो एंटागोनिस्ट होता है, जब हम देते हैं सिस्टम के अंदर, हमने यहाँ पे सिस्टम में एंटागोनिस्ट दिया, जब ड्रग सिस्टम के अंदर दाखिल हुई, उसको दो तरह के रिसेप्टर मिले, RA वैरायटी और RI वैरायटी। ठीक है, जो आपका एंटागोनिस्ट होता है वो किसी भी रिसेप्टर के फॉर्म को शिफ्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता। एंटागोनिस्ट जस्ट बाइंड ऑन रिसेप्टर एट बाइंडिंग साइट एंड देन रिमेन साइलेंट। एंटागोनिस्ट ने कोई भी आपके जो रिसेप्टर की फॉर्म थी, एक्टिव फॉर्म या इनएक्टिव फॉर्म, RA या RI फॉर्म, उनको शिफ्ट नहीं किया। तो जैसे सिंपल बाइंड किया, बाइंड करके आराम से बैठ गया। इट ऑक्यूपाइज, एंटागोनिस्ट ऑक्यूपाइज द बाइंडिंग साइट। ठीक है, बाइंड कर लिया तो हमें सिस्टम के अंदर कोई इफेक्ट नहीं नजर आया। हमने एंटागोनिस्ट ऐड किया तो ग्राफ ऊपर नहीं गया, बल्कि स्ट्रेट लाइन रही, कोई भी इफेक्ट सिस्टम में प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक, तो ये एक थ्योरी है दैट एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ न्यूट्रल एंटागोनिस्ट, या हम कहते हैं कन्वेंशनल एंटागोनिस्ट। जिस तरह बीटा ब्लॉकर जो है वो एपिनेफ्रिन का एंटागोनिस्ट है। ठीक है, अच्छा। थर्ड हम बात करते हैं, कुछ जो ड्रग होती हैं उनको हम लेबल करते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। बेटा पहले इसको जरा पढ़ भी लें हम एंटागोनिस्ट को। वही बात है सारी कि एंटागोनिस्ट एक्ट ऑन द can be explained as fixing the fraction of drug bound RI and RA in the same relative amount as in the absence of any drug. In this situation, no changes in activity will be observed, so drug will appear to be without any effect. However, when we add agonist in the system, the antagonist has already occupied the binding site, so the agonist could not produce its effect, and it is called neutral antagonist or conventional antagonist. अच्छा, ये हो गया पार्शियल एगोनिस्ट हमारे पास हो गया था, इनवर्स एगोनिस्ट हो गया हमारे पास। अच्छा, अब जो आखिरी बात है वो है इनवर्स एगोनिस्ट के बारे में। अच्छा, इनवर्स एगोनिस्ट हमने पहले देख लें ग्राफ में। हमने एक ड्रग दी सिस्टम में, हमने एक ड्रग ऐड की, उस ड्रग उसका नाम था इनवर्स एगोनिस्ट। उसने क्या किया, सिस्टम के अंदर वो गए। जो इनवर्स एगोनिस्ट होती है, इट हैज़ मच मोर अफिनिटी फॉर RI, जो इनएक्टिव फॉर्म रिसेप्टर्स की है, उसके लिए इसकी अफिनिटी ज़्यादा होती है। जो इनवर्स एगोनिस्ट बाइंड टू RI फॉर्म, वन थिंग। Number two, it shifts large number of receptor into the inactive form, ठीक, stabilize that form, and then ultimately it inhibit the constitutive activity of a system. और जो उसका इफेक्ट था वहीं रहने के या ऊपर जाने के, जो इफेक्ट था ड्रग का, वो इतना हुआ कि बिल्कुल जो आम एक्टिविटी चल रही होती है सिस्टम की, वो भी बंद कर दी उसने। वजह क्या हुई, इनवर्स एगोनिस्ट ने जो रिसेप्टर की इनएक्टिव फॉर्म थी उसके नंबर्स बढ़ा दिए, उसके प्रोपोर्शन बढ़ा दिया, जिसके बायस जो RA वैरायटी थी वो ना होने के बराबर हो गई। अल्टीमेटली जो आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी थी आपके सिस्टम की, वो भी बंद हो गई। इट इज कॉल्ड इनवर्स एगोनिस्ट। तो देख लें एक बार, इनवर्स एगोनिस्ट इट हैज एफिनिटी फॉर RI form, inactive form. When we give the agonist, inverse agonist to system, it bind to the receptor, shift large number of receptors in RI inactive form, stabilize the inactive form of receptor. So we have almost all the receptors, majority of receptor in the inactive form. Thus, it will reduce even any constitutive activity of system. ठीक बेटा, तो ये हमारे पास जो इनवर्स एगोनिस्ट की फंक्शनिंग थी विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। अगली बात करते हैं, सवाल होता है जी कोई मिसाल दें में इनवर्स एगोनिस्ट की। तो आपने पढ़ा होगा, गाबा के बारे में सुना होगा। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, CNS में काम करता है। गाबा का अपना रिसेप्टर होता है, ठीक है। गाबा बाइंड्स टू इट्स ऑन गाबा रिसेप्टर, ठीक।
जब बाइंड करता है, ठीक है, तो ये आपको जब भी बाइंड करेगा सीडेट कर देगा, सीएनएस को सुस्त कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। हम कहते हैं गाबा इज इनहिबिटरी इन नेचर, इनहिबिट करता है सीएनएस को, इनहिबिट करता है न्यूरॉन को, उनको स्लो डाउन कर देता है। वी हैव ड्रग्स दैट एक्ट एज इनवर्स एंड एगोनिस्ट ऑफ गाबा। वो क्या करते हैं कि जब भी वो हम ड्रग देते हैं तो वो गाबा की जो नेचुरल एक्टिविटी है उसको भी रिवर्स कर देते हैं। इट लीड टू एंजाइटी एंड एजिनेशन, दैट इज एजिटेशन, ठीक है। तो जो गाबा है वो ड्रग नहीं है, गाबा एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल न्यूरोट्रांसमीटर है। हमने खैर केमिकली अपने बना रखा है, वो एक और बात है। तो जो इनवर्स एगोनिस्ट होता है, इट बाइंड टू गाबा रिसेप्टर एंड आफ्टर बाइंडिंग ये गाबा का इफेक्ट इन्हांस तो नहीं करता, बल्कि उसका इफेक्ट कैंसिल कर देता है बाय बाइंडिंग ऑन द गाबा रिसेप्टर। इतना कम कर देता है कि जो एक्टिविटी होती है सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी, वो भी खत्म हो जाती है। इट इज कॉल्ड इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ गाबा। यहाँ पे आपके जिम्मे एक होमवर्क है, कल सारे बच्चे गाबा का जो इनवर्स एगोनिस्ट है उसका नाम तलाश करके जवाब देंगे कल के लेक्चर में आके। आपकी असाइनमेंट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ गाबा। ठीक, चलिए। अच्छा, अगली बात थी, हम एक चीज मिस कर गए थे। हमें टर्म पढ़ी थी पार्शियल एगोनिस्ट, यहाँ पे हमने, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास, वो एक ड्रग है पिंडोलोल। ठीक, पिंडोलोल वो ड्रग है बेटा। ये जो ड्रग है पिंडोलोल, बेसिकली वो तमाम ड्रग आपकी जो LOL पे चलेंगी, ठीक है, दीज विल बी बीटा ब्लॉकर्स, एटिनोलोल, ठीक है, और इसमें है एसबिटोलोल है, कार्बिडोलोल, और भी हैं। वो तमाम ड्रग जिनके आखिर पे LOL आ रहा हो, वो याद रखें कि वो बीटा ब्लॉकर होंगे। बेटा पिंडोलोल एक बीटा ब्लॉकर है। इसकी मजे की बात ये है कि ये पार्शियल एगोनिस्ट है। ठीक, मतलब अगर इसको आप देते हैं अकेली ड्रग को, इट बिहेव एज एगोनिस्ट। अगर आप इसको आप देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एपिनेफ्रीन, जो कि एक फुल एगोनिस्ट है, इट एक्ट एज एंटागोनिस्ट। ठीक, अगर इसको आप सिस्टम में देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ फुल एगोनिस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एपिनेफ्रीन, इट एक्ट एज एगोनिस्ट। और अगर आप सिस्टम में एपिनेफ्रीन ऐड करने के बाद देते हैं पिंडोलोल, इट एक्ट एज एंटागोनिस्ट। ठीक, तो ये इसकी एक ना बड़ी टिपिकल एग्जांपल है पार्शियल एगोनिस्ट की।